Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Bagram Air Base. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. Bagram Air Base के बारे में पहले समझते हैं, then we'll come to the current context. बगराम एयर बेस इज इन अफगानिस्तान. काबुल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है इन द नदर्न साइड ये बगराम एयर बेस. बगराम एयर बेस आप अगर इसका लोकेशन देखें तो ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है. इट इज़ क्लोज टू चाइना, पाकिस्तान एज वेल एज सेंट्रल एशियन कंट्रीज. इस कारण से इसका स्ट्रैटेजिकल सिग्निफिकेंस है. बगराम एयर बेस को बनाया था यूएसएसआर ने 1950s में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम. लेकिन जब 2001 में अमेरिका के ऊपर टेरर अटैक हुआ विच वाज प्लान्ड बाय ओसामा बिन लादेन एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा, तो उसके बाद अमेरिका एंटर इनटू अफगानिस्तान. ये तो आप जानते हैं, फिर भी उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ मेंशन की हुई है कि कैसे 9/11 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ. दैट वाज मेनली मास्टरमाइंडेड बाय ओसामा बिन लादेन along with his organization जिसका नाम था अल-कायदा. ओसामा बिन लादेन was active from अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में उस टाइम में रूल कर रहे थे तालिबानीज. तालिबानी वैसे अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताते थे, बट दे हैड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑल्सो ओवर अफगानिस्तान ड्यूरिंग 2001. और तालिबान और अल-कायदा का भी स्ट्रॉन्ग नेक्सस बना हुआ था. तो अमेरिका ने वार्निंग दी तालिबान को, 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दें और अमेरिका विल नॉट अटैक अफगानिस्तान अगर तालिबान ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर देता अमेरिका को तो. बट तालिबान ने मना कर दिया और उसके बाद फिर यूएस डिसाइडेड टू अटैक अफगानिस्तान. 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था सितंबर महीने में अमेरिका के ऊपर, जिसमें मेनली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो ट्विन टावर्स थे उस पर अटैक हुआ था, उसके बाद फिर लगभग दिसंबर तक अमेरिकन फोर्सेज इंटर इनटू अफगानिस्तान. अमेरिका डिक्लेयर्ड वॉर ओवर अफगानिस्तान मेनली अगेंस्ट तालिबानीज हु हैड कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान. और लगभग 20 साल तक अमेरिकन फोर्सेस कंटिन्यूड इन अफगानिस्तान. उनका मेन एम था कि अफगानिस्तान से पूरी तरीके से इंसर्जेंसी, टेररिज्म को ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ पे पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिकली पीसफुल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए. ऐसा करने में वो पूरी तरह से सक्सेसफुल तो हुए नहीं. 20 साल तक अमेरिकन फोर्सेस स्टेड ऑन अफगान सॉइल, बट 20 साल में भी वो तालिबान को ख़त्म कर नहीं पाए. इन 2021 अमेरिका अल्टीमेटली डिसाइडेड टू पुल आउट इट्स फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान. तो 2021 में अमेरिकन फोर्सेस वेर पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान. जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर आए, तालिबान ने वापस से पूरे अफगानिस्तान पे कैप्चर कर लिया. तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो तालिबान का वापस से पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है. 2021 से ही लेकर के अब तक तालिबान का पूरी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है. इस जो रेजीम है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की, इसी को कहा जाता है तालिबान 2.0, यानी कि सेकेंड रेजीम ऑफ तालिबान. पहले था 2001 से पहले और अब तालिबान 2.0 इज 2021 ऑनवर्ड्स. लेकिन अब जो तालिबान वहाँ पे रूल कर रहा है उसके तौर तरीके थोड़े से अलग हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इट हैड अर्लियर ड्यूरिंग इट्स टेन्योर 2001 के पहले वाला. अब वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर तरीके से वहाँ पे रूल करने की कोशिश कर रहे हैं. 2001 तक वो बहुत ज़्यादा हाइपर अग्रेसिव या इंसर्जेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते थे. अब दे आर ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ प्रॉपर गवर्नमेंट. ये तो बात हो गई अफगानिस्तान के हिस्ट्री की. कमिंग बैक टू दिस बगराम एयर बेस, तो बगराम एयर बेस को डेवलप किया था सोवियत यूनियन ने 1950s में. बट अमेरिकन फोर्सेस व्हेन एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान in 2001 after 9/11 attack, then they took control over this Bagram air base. And since then this Bagram air base has been epicenter of US war over terrorism in Afghanistan. यहीं से मेनली वो पूरे तालिबान के अगेंस्ट लड़ते रहे. तो एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन रहा है बगराम एयर बेस टू फाइट अगेंस्ट तालिबानीज. और जब 2021 में America pulled out of Afghanistan, then again Taliban took control over entire Afghanistan, including this Bagram air base.
बगराम एयरबेस न्यूज में क्यों आया है वो समझिए। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि चाइना इज नाउ कंट्रोलिंग बगराम एयरबेस इन अफगानिस्तान। तो जब यूएस फोर्सेस ने वैकेट किया बगराम एयरबेस को, तब से चाइना इज कंट्रोलिंग बगराम एयरबेस इन अफगानिस्तान, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ऑफ कोर्स इसको तालिबान ने डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बगराम एयरबेस इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान ओनली, चाइनीज प्रेजेंस नहीं है बगराम एयरबेस में। बट पॉइंट ये है कि देर इज नो डिनायल ऑफ द फैक्ट कि चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सिमिटी डेवलप हो रही है विथ द तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान। तालिबान कॉल्स चाइना एज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर। साथ ही साथ चाइना, वैसे उसने फॉर्मली अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रेजीम को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इनफैक्ट दुनिया की किसी भी सरकार ने तालिबान को ऑफिशियली अफगानिस्तान की लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह आइडेंटिफाई नहीं किया है। बट चाइना ने काफ़ी हद तक बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्शंस लिए हैं टू नॉर्मलाइज इट्स टाइज विथ द करेंट रेजीम ऑफ अफगानिस्तान, जो तालिबान के कंट्रोल में है। चाइना ने क्या किया कि अफगानिस्तान से भेजे गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं चाइना में बाय तालिबानीज, उसको एम्बेसडर स्टेटस दे दिया है चाइना में। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। तो अफगानिस्तान से भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव को एम्बेसडर स्टेटस दिया चाइना ने। ये अपने आप में बताता है कि नाउ चाइना इज लुकिंग फॉरवर्ड टू नॉर्मलाइज इट्स टाइज विथ अफगानिस्तान एंड गिव रिकॉग्निशन टू द करेंट रेजिम ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज तालिबान। तो तालिबान और चाइना की बड़ी स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन रही है, और यही कारण है कि इंडिया इज कंसर्न या फिर अमेरिका इज कंसर्न, क्योंकि इंडिया डज नॉट वांट ऑफ कोर्स चाइना टू हैव स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर तालिबान के साथ स्ट्रॉन्ग नेक्सस हो जाता है चाइना का, तो फिर हो सकता है कि चाइना वापस से तालिबानियों की मदद से भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पुश करे, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। पहले पाकिस्तान ये काम किया करता था। तालिबान रेजीम जो पहले थी 2001 से पहले, उस टाइम में तालिबानियों की मदद से पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता था इन इंडिया। अब अगर चाइना का फुटहोल्ड मजबूत होगा अफगानिस्तान में, तो फिर चाइना विल हेल्प और गाइड तालिबानीज टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया। तो ऑफ कोर्स इंडिया डज नॉट लाइक दैट। एट द सेम टाइम यूएस विल नॉट लाइक कि चाइना का स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बने अफगानिस्तान में, बिकॉज दैट विल इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द वेस्टर्न रीजन। सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर चाइना के इंटरनल पॉलिटिक्स से देखा जाए, तो चाइना को काफ़ी मजबूती मिलेगी इफ चाइना डेवलप्स स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सिमिटी विथ अफगानिस्तान, स्पेशली अंडर इट्स करेंट रेजिम तालिबान। क्योंकि चाइना का अगर आप वेस्टर्न साइड देखें, ये एक लार्ज प्रोविंस है चाइना का, जिसका नाम है जिनजियांग प्रोविंस। जिनजियांग प्रोविंस में जो पॉपुलेशन यहाँ की इंडिजीनस है, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, वो है वीगर मुस्लिम्स। और जो वीगर मुस्लिम्स हैं, दे आर डेमोग्राफिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ चाइना। चाइना का जो मेन पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न साइड में यहाँ पे सेटल्ड है, और कल्चरली एज वेल एज रिलीजियसली ये जो जिनजियांग प्रोविंस के वीगर मुस्लिम्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन ऑफ चाइना। साथ ही साथ जिनजियांग प्रोविंस में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। तो कल्चरल डिस्कनेक्ट है मेन पॉपुलेशन ऑफ चाइना के साथ जिनजियांग प्रोविंस के वीगर मुस्लिम का, प्लस यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। यही कारण है कि जिनजियांग प्रोविंस के जो वीगर मुस्लिम्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे अक्सर एक इंसर्जेंट मूवमेंट चलता रहता है, दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। तो ये एक इंसर्जेंसी का माहौल बना रहता है जिनजियांग प्रोविंस में, चाइना से वो अलग देश बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि भारत या फिर अमेरिका जैसे देश चाहते हैं कि जिनजियांग प्रोविंस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बनी रहे, ताकि चाइना कहीं ना कहीं इस कारण से थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा, चाइना थोड़ा सा वीक रहेगा। ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। सीधा सीधा भले ना लिखें, बट मॉडरेट करके आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि इंडिया ऑल्सो वांट्स चाइना टू हैव सम इंटरनल चैलेंजेस इन ऑर्डर टू बैलेंस चाइना, ऐसी कुछ बात लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि चाइना का अगर स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बन जाता है अफगानिस्तान में, बगराम एयरबेस में इसके फोर्सेस मौजूद हो जाते हैं, ओवरऑल तालिबान के साथ इसका अच्छा नेक्सस बन जाता है, तो जिनजियांग प्रोविंस में जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उसको आराम से काउंटर कर पाएगा चाइना, वीगर मुस्लिम्स को मैनेज कर पाएगा, बिकॉज तालिबानीज आर ऑल्सो मुस्लिम, प्लस यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करा पाएगा। और उस कारण से फिर जो इंटरनल चैलेंजेस हैं चाइना के, वो पूरी तरह से एड्रेस हो जाएंगे, एंड दैट विल स्ट्रेंथन चाइना फ्रॉम विद इन ऑल्सो। ऑफ कोर्स अमेरिका एंड
इंडिया वुड नॉट लाइक दैट। इंटरनेशनल रिलेशंस में जनरली कहते हैं कि जिनजियांग प्रोविंस इज सॉफ्ट बेली ऑफ चाइना। सॉफ्ट बेली इज अ वर्ड यूज्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन टू हाईलाइट या इंडिकेट इंटरनल वीकनेस ऑफ ए कंट्री। तो जिनजियांग प्रोविंस इज सॉफ्ट बेली ऑफ चाइना एंड ऑफ कोर्स इंडिया एंड यूएस वांट इट टू रिमेन दैट वे ओनली, बट चाइनाज स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सिमिटी विद तालिबान में चेंज दिस इंटरनल इक्वेशन। और यही कारण है कि यूएस प्रेसिडेंट ने अभी हाल फिलहाल में अलार्म किया इस बात को कि चाइनीज आर developing their strong foothold in Afghanistan, including its Bagram airfield. तो इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट श्रेष्ठ इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ ले, मेंस में कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। श्रेष्ठ स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया गया था 2022-23 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्रेष्ठ स्कीम का गोल है टू डेवलप या प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेजियस बैकग्राउंड। ध्यान रहे, प्राइवेट स्कूल के अंदर रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी टू द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं अंडर श्रेष्ठ स्कीम। इसमें शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स इनकी पैरेंटल इनकम 2.5 लाख या उससे कम है, उनको प्राइवेट स्कूल्स में रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 9 या क्लास 11 कैन अप्लाई फॉर एडमिशन फॉर अपकमिंग एकेडमिक ईयर, बट सिलेक्शन जो होगा सारे शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट का नहीं होगा। इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सम टेस्ट। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड अंडर श्रेष्ठ इनिशिएटिव। तो टेस्ट का नाम है नेट्स, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ। उसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल में रह करके पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। हाल फिलहाल में न्यूज में आया इसलिए श्रेष्ठ इनिशिएटिव बिकॉज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली इंस्ट्रक्टेड ऑल द हेड्स ऑफ द स्कूल टू प्रमोट श्रेष्ठ स्कीम। अब न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि श्रेष्ठ इनिशिएटिव है क्या। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about brain computer interface, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। क्या होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, वो जरा समझते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली अपने ब्रेन के सिग्नल्स को कनेक्ट कर सकते हैं विद सम आउटर डिवाइस एंड वी कैन इंटरैक्ट विद दैट एक्सटर्नल डिवाइस। तो देयर कैन बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड एक्सटर्नल डिवाइस। इस तरीके से हम अपने ब्रेन के आसपास कुछ इम्प्लांट्स, सर्जिकल चिप लगा सकते हैं। ये नॉन इन्वेसिव भी हो सकता है, ऐसे सर के ऊपर ऊपर से लगाया जा सकता है। इन्वेसिव भी हो सकता है, यानी कि सर्जरी करके ब्रेन के अंदर चिप डाला जा सकता है। वो काफ़ी इंट्रिकेट प्रोसीजर होगा ऑफ कोर्स, बट इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव दोनों तरीके से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हो सकता है। नॉन इन्वेसिव मतलब अब ब्रेन के अंदर चिप नहीं लगाया जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा वीक होगा एज कंपेयर टू द इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर चिप। तो इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर चिप की बात की जाए तो उसमें सर्जिकल इम्प्लांटेशन किया जाएगा चिप का, किसी इस तरीके के कंप्यूटर चिप का इनसाइड द ब्रेन। और फिर वो चिप क्या करेगा कि हमारे ब्रेन में डेवलप होने वाले जो न्यूरल सिग्नल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा। अभी क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, अगर हमें अपना हाथ रेज करना है, राइट हैंड को रेज करना है, तो उसके लिए पहले ब्रेन के अंदर एक न्यूरल सिग्नल जनरेट होते होंगे। दैट न्यूरल सिग्नल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मसल्स ऑफ द हैंड्स और फिर हमारा हाथ रेज होता है। अब अगर उस न्यूरल सिग्नल को कोई चिप रीड कर ले और उस चिप की मदद से फिर किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कम्युनिकेट किया जाए कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कीजिए। जैसे ये लेडी को आप देख रहे हैं, इसने नॉन इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस अपने सर के ऊपर लगा रखा है और ये बस ब्रेन में सोचेगी और यहाँ पे ये गेम में, ये मान लीजिए वीडियो गेम खेल रही है तो वीडियो गेम में उस हिसाब से खेल पाएगी। इसको अपने हाथ से कुछ भी नहीं करना है, ये माउस को कुछ भी क्लिक नहीं करना है। नॉर्मल टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अगर वीडियो गेम खेलना है तो ब्रेन में इसके सिग्नल जनरेट होंगे, वो सिग्नल्स इसके हाथों को मैसेज देंगे, उस हाथों से फिर अल्टीमेटली उसके फिंगर्स तक मैसेज आएंगे और फिंगर से वो फिर वो माउस को बार बार क्लिक करेगी इस गेम को खेलने के लिए। बट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से द न्यूरल सिग्नल्स विल बी डायरेक्टली डिटेक्टेड बाय द चिप associated in this technology and that signal will directly communicate with the external system या external device। तो ये होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सीधी तरीके से अगर कहा जाए तो हमारे
थॉट्स सीधा सीधा इंटरैक्ट कर पाएंगे किसी एक्सटर्नल डिवाइसेस से। द सिग्नल्स आर देन डिकोडेड बाय अ डिवाइस। होता क्या है कि अगर सर्जिकल इम्प्लांटेशन कर दिया ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन में जब भी न्यूरॉन्स में कोई न्यूरल मैसेज डेवलप होगा, इट कैन बी डिटेक्टेड by that chip and it can be sent to some external device and it will help us to communicate with that external device. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से ह्यूमन की कैपेबिलिटीज बढ़ सकती है इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल डिवाइसेस, प्लस इट कैन ऑल्सो हेल्प दोज पीपल हु आर हैविंग लिमिटेड मूवमेंट बिकॉज ऑफ पैरालिसिस और अदर सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक बार जरा देख लीजिए। इम्प्लांटेशन ऑफ चिप इन ब्रेन, समथिंग लाइक दिस, ये इन्वेसिव मेथड हो गया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का। फिर न्यूरल सिग्नल डिटेक्शन, तो ब्रेन के अंदर जब भी न्यूरल सिग्नल्स आएंगे तो वो चिप उसको डिटेक्ट कर लेगा। उस चिप उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको इंटरप्रेट करेगा कि हम एक्चुअली चाहते क्या हैं, और इंटरप्रेट करने के बाद उसको कम्युनिकेट करेगा टू द एक्सटर्नल डिवाइस, और फिर एक्सटर्नल डिवाइस उस हिसाब से एक्ट करेगा। सो दिस इज हाउ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वर्क्स। करंट न्यूज ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन एसोसिएशन विद सैन फ्रांसिस्को, आई एम सो सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ने, it's just one university, University of California has developed brain computer interface device to help paralyzed individuals। ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस जाननी थी ये टेक्नोलॉजी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता क्या है। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को हाल फिलहाल में काफ़ी स्ट्रक्चर तरीके से डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने। द लीड ऑथर ऑफ द स्टडी इज डॉक्टर निखिलेश नटराज। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी जिसने इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम को डेवलप करने में सबसे लीड रोल प्ले किया है वो है डॉक्टर निखिलेश नटराज, हु इज़ एन इंडियन न्यूरोसाइंटिस्ट ओरिजिनली फ्रॉम चेन्नई। हाउ विल इट वर्क? तो दिस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिकोड्स ब्रेन सिग्नल related to imagined movements। आपको सच में मूवमेंट नहीं करना, you just have to imagine the movements, and then through the tiny sensors related or associated in that chip device which is connected to the brain, a paralyzed patient brain can send signals to some external device, or external device will act as per our thoughts। चाहिए तो हमें अगर कुछ पानी पीना है तो it will raise a bottle and it will help us to sip the water। तो इस तरीके से this brain computer interface which has been recently developed will work। बायोहैकिंग, बायोहैकिंग पे ये प्रश्न है, प्रीलिम्स प्रश्न है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से रिलेटेड आइडिया है। बायोहैकिंग वो तमाम तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस कर लेते हैं थ्रू टेक्नोलॉजिकल और अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिससे हम अपनी एबिलिटी को इन्हांस कर लेते हैं, उन सबको कहा जाता है बायोहैकिंग। सो दिस पर्टिकुलर एक्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोहैकिंग, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके हम अपनी एबिलिटीज़ को, एक पैरालिटिक पेशेंट की एबिलिटीज़ को इन्हांस किया जा रहा है। अब इस आइडिया के बेसिस पे बायोहैकिंग पे ये प्रश्न है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जैसे आप जिम भी जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप बायो हैकिंग करके अपने बॉडी, अपने लाइफ, अपने आप को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एनहांस योर एबिलिटी, बट वो नेचुरल प्रोसेस होगा बायो हैकिंग का। दिस विल बी अ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बायोहैकिंग। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे सिंपल सा मेंस क्वेश्चन है ये कि क्या है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मेडिकल फील्ड के अलावा डिफेंस में प्लस गेमिंग एंड कम्युनिकेशन में रोल हो सकता है। हाल फिलहाल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाला एग्जाम्पल तो आप लिख ही देंगे, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप हुआ। उसके अलावा एलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, उसने भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप किया था बाय इम्प्लांटिंग ए चिप जिसका नाम था N1 इन द ब्रेन ऑफ अ पैरालिटिक पेशेंट। तो वो सब भी आप लिख सकते हैं while writing this mains answer। Vizhinjam Port is the next topic important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट को इनॉग्रेट किया है इन केरला। द पोर्ट इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इससे रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लीजिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिंजम पोर्ट इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है, ऐसे लार्ज पोर्ट जहां पे एक शिप ला करके सामान कार्गो को अनलोड करती है, फिर उस कार्गो को दूसरे शिप पे लोड किया जाता है टू टेक टू सम न्यू रूट। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स आर दोज पोर्ट वेयर कार्गो इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन शिप टू अनदर। तो this Vizhinjam port is going to be India's first dedicated transshipment port. It is also India's first semi-automated
पोर्ट, इसको डेवलप किया गया है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड एंड इट विल बी ऑपरेटेड बाय अदानी ग्रुप along with Kerala government having majority stake in this Vizhinjam port. Vizhinjam port की बात की जाए तो it has deepest breakwater, it has deepest breakwater in India. तो इंडिया में जितने भी पोर्ट्स हैं उसमें सबसे डीप ब्रेक वाटर विजिंजम पोर्ट का है एंड दैट ब्रेक वाटर इज ऑल्सो अबाउट 3 किलोमीटर लॉन्ग. ब्रेक वाटर होता क्या है? ब्रेक वाटर देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है. ब्रेक वाटर को इसलिए बनाया जाता है ताकि ओशन में या सी में आने वाली जो वेव्स हैं वो शिप्स को जो पोर्ट पे लगी हुई हैं उनको नुकसान ना करें. तो ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर इस तरीके का लीनियर स्ट्रक्चर होता है built in the sea to protect the coast or harbor from the force of waves. तो इसका डीपेस्ट ब्रेक वाटर है विजिंजम पोर्ट का और 3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रेक वाटर है. And it is also going to be, Vizhinjam port is also going to be India's first home built AI powered vessel traffic management system. तो इसका विजिंजम पोर्ट का अपना खुद का इंडिया में बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास. इट हैज़ नेचुरली डीप वाटर्स, इसलिए शिप्स को भी लार्जर ड्राफ्ट मिल पाएगा, बड़ी बड़ी शिप्स भी आराम से आ पाएंगी क्योंकि वाटर यहाँ पे नेचुरली डीप है. 75% ऑफ इंडियाज ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक वाज हैंडल्ड अब्रॉड अभी तक. तो 75% तक जो ट्रैफिक होता था ट्रांसशिपमेंट वाला, यानी कि जहाँ पे कार्गो को अनलोड किया जाता था और फिर दूसरे शिप में लोड किया जाता था, 75% ऑफ इंडिया सच कार्गो मूवमेंट वाज नॉट डन इन इंडिया. वो दूसरे देशों में होता था जिस कारण से भारत को बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व लूज करना होता था. बट नाउ विथ कमिंग अप ऑफ विजिंजम पोर्ट, नाउ ट्रांसशिपमेंट विल बी मेनली डन इन इंडिया, तो इट विल हेल्प अस इन सब्सटेंशियली सेविंग फॉरेक्स रिजर्व ऑल्सो. प्लस दिस विजिंजम पोर्ट इज hardly 10 nautical miles away from some important shipping routes that connect important locations like Shanghai, Singapore and Busan. इस कारण से we can say कि विजिंजम पोर्ट has very important economic point of view से लोकेशन. तो ये सब सिग्निफिकेंस है विजिंजम पोर्ट का. मेंस में तो वैसे मैं प्रश्न डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट फिर भी कहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आए कि इंफ्रास्ट्रक्चर किन किन एरियाज में डेवलप हुआ है तो वहाँ पे अब विजिंजम पोर्ट सी पोर्ट डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हैं. प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा प्रश्न आप उम्मीद कर ही सकते हैं. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देख लीजिए, हो सकता है खेल से संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं तो ये पूछ लिया जाए. सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी. शॉर्ट में इन दोनों लोगों को कहते हैं सात्विक चिराग. अक्सर नाम देखते होंगे आप इन लोगों का अखबारों में. तो पूरा नाम है सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी. इन दोनों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. ये दोनों लोग बैडमिंटन की दुनिया में काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं. दे वर रैंक्ड नंबर 1 इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग इन 2023. दे ऑल्सो वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स इन हांगजाऊ. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात की जाए तो 1991-92 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था इन द नेम ऑफ राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो पहले इस खेल का रत्न अवार्ड का नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. बाद में 2021 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आफ्टर द नेम ऑफ लीजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर and it is given to recognize outstanding performance in the field of sports for preceding last 4 years. तो पिछले preceding 4 years के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है. इंटरनेशनल इवेंट्स और वो भी सेलेक्टेड इंटरनेशनल इवेंट्स के परफॉर्मेंस को ही कंसिडर किया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देने के लिए. तो 25 लाख रुपए का कैश प्राइज, मेडल एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया जाता है. जनरली ऐसा कोई नियम नहीं है, बट जनरली एक ही अवार्ड दिया जाता है एक साल. इस साल यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया है क्योंकि ये लोग ज्वाइंट तरीके से बैडमिंटन खेलते हैं, पेयर में खेलते हैं बैडमिंटन. लेबर डे पे जो प्रश्न था उसमें यहाँ पे 1886 होगा, 1786 नहीं होगा. यहाँ पे नॉलेज नहीं, आप कितना अवेयर हैं, कितना फोकस्ड हैं, वो चेक करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन में बस यहाँ पे बदल दिया था एक डिजिट को. 1886 होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
पहला स्टेटमेंट तो सही था, नेचुरल हाइड्रोजन से संबंधित। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हाइड्रोजन को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। ऑरेंज इकोनॉमी, अगेन इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन एसोसिएटेड विद क्रिएटिव इंडस्ट्री, और ये फिर अगेन आंसर वुड बी जस्टिस कुरियन जोसेफ। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।